दोस्तों, कल हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, इम्पॉर्टेंट टर्म्स उसकी, इंट्रोडक्शन उसकी। आज हम उसी के रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है डैश डील विद टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिस्कशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हम किस में टैक्स के बारे में पढ़ते हैं और खर्चे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, लेबर मार्केट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम मनी के रिलेटेड पढ़ते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है। और इसके कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। जो लेबर मार्केट पॉलिसी होती है वो लेबर, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ट्रेड। और जो ये टैक्सेशन वगैरह और खर्चा वगैरह वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं, ठीक है। कि हाँ, हमने इस साल, अगले साल इतना खर्चा करना है, इतना टैक्स लगाना है, इतना टैक्स हमें कलेक्ट हुआ, इतना रिसीप्ट आई है हमारे पास, तो हमने इतना खर्चा करना है। अगर ज़्यादा खर्चा कर दिया तो इकोनॉमिकली टर्म में उसको हम बोलते हैं घाटे को बोलते हैं डेफिसिट। और ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा रिसिप्ट आ गई तो उसको बोलते हैं, हाँ ज़्यादा पैसा आ गया, तो उसको इकोनॉमिकल टर्म में बोलते हैं सरप्लस फंड, ठीक है। तो टैक्सेशन और खर्चा हम किस में डिस्कशन करते हैं, फिस्कल पॉलिसी में। ये जो पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है। Which of the following is the example of a direct tax in India? डायरेक्ट टैक्स इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब कि जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली लगता है पीपल के ऊपर, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है। हमारी सैलरी से जो आधे पैसे कट जाते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब ये पूछा हुआ इन्होंने कि इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। एक है एंटरटेनमेंट टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, सेल टैक्स और वेल्थ टैक्स। आप जैसे मूवी वगैरह देखने जाओगे तो वहाँ पे आप फ़ी वगैरह पे करते हो, तो वो एक कंज्यूमर हो गया, हम कंज्यूमर हो गए। तो वो आगे जो रिसिप्ट काटते हैं वो आगे जो थिएटर खोला होता है जिन्होंने, वो आगे पे करते हैं। तो ये कौन सा है, इनडायरेक्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन फ़ीस वही एग्जाम्पल, ये भी इनडायरेक्ट होता है। सेल टैक्स ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप दुकान में जाते हो तो आप थोड़ी ना, दुकानदार थोड़ा ना बोलता है कि हाँ ये 100 रुपये की चीज़ है और 10 रुपये इस पर टैक्स है तो आप 110 रुपया दो, ठीक है। वो नहीं ऐसे बोलता है, वो हमें सीधा बोलता है कि 110 की चीज़ है तो 110 रुपये दो हमें, ठीक है। तो वो खुद ही पे करता है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो वेल्थ टैक्स होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या है इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेटिव टैक्स, ई स्टेट टैक्स, ठीक है, ये सारे होते हैं। अब इसमें बोला हुआ है कि जो बजट बना था 2022 का, ठीक है, कौन बनाता है बजट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन। फर्स्ट टाइम ऐसा ये डिजिटल बजट था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये डिजिटल बजट था, ठीक है। बजट होता है कि एडवांस में नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग, ठीक है, कि हाँ इतना हमें रिसिप्ट मिलेगा तो इतना हमने खर्चा करना है, एडवांस में हम जो बनाते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 112 आर्टिकल में आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है, इसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म है। एनुअल मतलब साल की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। एडवांस से बना देते हैं कि हाँ हमें इतना पैसा मिलेगा और इतना हम खर्च करेंगे, तो उसको हम बजट बोलते हैं। तो जो 2022 का बजट है उसमें इन्होंने बोला है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम में कितना पैसा इन्होंने एलोकेट किया हुआ है, दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है 974 करोड़, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कौन सा टैक्स है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो एक है कॉर्पोरेटिव टैक्स, एक है एक्साइज ड्यूटी, एक है इनकम टैक्स, एक है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कॉर्पोरेटिव जो कंपनियों पे लगता है, एक्साइज
जो इंडिया के अंदर ही चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उसमें लगता है, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं उसमें लगता है। इनकम टैक्स जो सैलरी वगैरह में लगता है, सैलरी से काटते हैं। कस्टम ड्यूटी जैसे बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है तो उसमें हम जो टैक्स लगाते हैं। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला टैक्स है कॉपरेटिव टैक्स। ये किस पे लगता है? ये कंपनियों पे लगता है, ठीक, कंपनी पे करती है इसको। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है कॉपरेटिव टैक्स। तभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि उससे जितना पैसा आएगा उतना रेवेन्यू होगा उतनी देश की डेवलपमेंट होगी। कॉपरेटिव टैक्स इज़ ए सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू बजट 2019 एंड 20 प्रेजेंट इन पार्लियामेंट बाय, बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? सीतारमन जी। गुड एंड सर्विस टैक्स कलेक्टर विल कंट्रीब्यूट 19 पैसा इन एवरी रुपीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है इसमें? टैक्स आर जनरली इन्वॉल्व। अब टैक्स के आपको पता है दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली पे होता है, ठीक है, उसी पर्सन पे लगता है जिसने टैक्स देना होता है। जैसे सैलरी, वही इनकम टैक्स हो गया। कॉपरेटिव टैक्स हो गया, मतलब आप कंपनी, कॉपरेटिव टैक्स क्या होता है? जैसे ये कंपनी ओपन की है तो यही कंपनी टैक्स पे करेगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा पैसा, इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसे बोल सकते हैं। प्रोग्रेसिव कौन सा? प्रोग्रेसिव किसका नेचर होता है? डायरेक्ट टैक्स का, मतलब जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, ठीक है, उतना ज़्यादा टैक्स कटता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली पे करते हैं। जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमने एक पेन लिया, पेन का उन्होंने प्राइस बताया 11 रुपये, तो क्या असली प्राइस होगा 10 रुपये और 1 रुपया वो टैक्स देगा। कौन देगा? दुकानदार, हम नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली उन्होंने किससे पे किया? हमने पे किया ना 11 रुपये, ये 1 रुपया हमने पे किया और दिया किसने? दुकानदार ने दिया, शॉपकीपर ने दिया। ये होता है रिग्रेसिव टैक्स, मतलब जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ये कम देंगे हम। तो इसका नेचर होता है रिग्रेसिव और डायरेक्ट टैक्स का होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से लेजिस्लेचर का क्या काम नहीं होता है? लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, जो लॉ बनाते हैं। मेकिंग लॉ वो होता है, पास द बजट वो भी होता है, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव वो, लेकिन जो बजटिंग होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है, वो लेजिस्लेचर का काम नहीं होता है। अब क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 के अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया? जीडीपी क्या होती है? जो नेशनल इनकम होती है उसी का एक टाइप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंडिया। सपोज जैसे इंडिया, ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्ट बना, बेचा, चाहे वो कितनी इनकम जनरेट हुई, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, उन्होंने कितना एक बाउंड्री के अंदर, मतलब एक इंडिया के अंदर कितना पैसा जनरेट किया, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा जीडीपी में पैसा दिया हुआ? इकोनॉमिक सर्वे, ये आता है सर्विस। 3 सेक्टर आते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी, जिसमें रॉ मटेरियल मिलता है जैसे एग्रीकल्चर, फिर आगे हम उसको बनाते हैं जैसे सर्विस देते हैं, आगे भेजाते हैं, ठीक है, वो फिर आगे जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह आ गया हमारा टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारा सर्विस। जो इकोनॉमिक सर्वे है ये फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया था 1951 में, ठीक है। और उसके बाद पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे इकट्ठा। बजट क्या होता है कि एडवांस में बता देना कि नेक्स्ट ईयर इतना पैसा आएगा और इतना हमने खर्चा करना। इकोनॉमिक सर्वे होता है कि हाँ उसी महीने का पूरा सर्वे करना कि हाँ हमने इतना खर्चा किया, इतना किया, ये यहाँ ये वो खर्चा किया। पहले ये क्या था 1950 में ये दोनों एक साथ ही हम निकालते थे, लेकिन 1964 में ये अब अलग, इकोनॉमिक सर्वे अलग से निकालते हैं और बजट अलग से। अब इकोनॉमिक सर्वे अलग ही ना, क्योंकि सर्वे करके ही हमने बताना है कि इतना खर्चा हमने यहाँ किया, इतना यहाँ किया। अब जो एस्टीमेट लगाया है तो क्या बता, उससे थोड़ा आगे भी हो जाता है। जैसे हम 100 रुपये का एस्टीमेट, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन, कोई बीमार हो जाए, कोई फंक्शन आ जाए तो ज़्यादा भी खर्च हो सकता है, ठीक है। तो ये सेपरेट कर दिया 1964 में। तो इसके अभी करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? बी अनंथा नागेश्वरम,
ठीक है। गुड एंड सब जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर तो कभी नहीं, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका करेक्ट आंसर है जो जीएसटी की काउंसिल होती है उसको हेड करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है उसको हम करते हैं आरबीआई का गवर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर थे उस कमेटी में? 6। 3 मेंबर आरबीआई से, एक उसका गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक ऑफिसर, और 3 थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, ये 4। जीएसटी काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है जीएसटी की। 33 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है, और इसको हेड करते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो फर्स्ट थे जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अरुण जेटली जी, जिनकी अभी डेथ हो गई है। और करंटली कौन है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? सीतारमन। ठीक है। जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में आता है? 279A। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल में जीएसटी में कितने टैक्स रेट होते हैं? 0%, 5, 12, 18, 28। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो मैक्सिमम किस पे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं इसमें कंज्यूम हो गए हैं कुछ को छोड़ के, ये अप्लाई होता है जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, जहाँ पे सेल होती हैं, जहाँ पे कंजप्शन होती है, मैक्सिमम यही। ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं जीएसटी मैक्सिमम कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ चीज़ें बनेगी, सेल होंगी, कंजप्शन होगी, वहाँ पे। इंडिया में जीएसटी आया था जुलाई 1, 2017 को। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से अमेंडमेंट से? 101। ठीक है, 2017 में आया था। और 10। असम जो थी वो फर्स्ट स्टेट थी जिसने जीएसटी बिल को अप्रूव दिया था, और उड़ीसा जो थी वो लास्ट थी। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि बेस्ट डिस्क्राइब कैपिटल गेन टैक्स। जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, अब इसका नाम से जो कैपिटल गेन है ना, जैसे सपोज हमने कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमने लैंड खरीदी है, ज़मीन खरीदी है, जब हम उसको सेल करेंगे, उसको बेचेंगे, उस पर जो टैक्स लगता है, ये डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्टली लगेगा उस पीपल के ऊपर, तो ये डायरेक्ट लगता है, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। टैक्स एंड डिविडेंड, ये भी प्रॉफिट, ये भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, टैक्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदी है, उस पर हमें जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस पर हमें जो प्रॉफिट होगा, उस पर हम जो टैक्स देंगे उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। नाम से पता चल रहा है। और कौन सा टैक्स होता है ये? फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया कौन बनाता है? ये आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिजिकल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऐप से फिजिकल, ऐप से फाइनेंस। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का मतलब क्या देखती है, किसके रिलेटेड होती है? उसके खर्चे, उसका टैक्स स्ट्रक्चर, उसके ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर, कितना रिसिप्ट आया, कितना गया, कितना खर्चा करना है, ठीक है, उसी को देखती है। मतलब पब्लिक के खर्चे को ये डिफ़ाइन करती है। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला था। कौन सा एक्ट? FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। मतलब ये फिजिकल को मैनेज करता है कि हाँ कहीं डेफिसिट नहीं हो जाए, कहीं ज़्यादा घाटा नहीं हो जाए, उसको कंट्रोल करता है कि हमने यहाँ पे कम खर्चा करना है। पहले एक मेन इशू भी चला था कि हाँ डिफेंस में कम खर्चा करो, सब्सिडी में कम खर्चा करो, उसकी सैलरी में कम खर्चा करो, पेंशन में कम खर्चा करो। लेकिन नहीं, हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है, उसने सोशली भी देखना है हर चीज़ को, तो ये फिर नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था। तो जो ये एक्ट आया था, इसका मेन मुद्दा यही है कि फिजिकल को मैनेजमेंट करना, कि हाँ ज़्यादा खर्चा ना हो, ठीक है, इंडिया का ज़्यादा खर्चा ना हो। नीति आयोग क्या है? नीति आपको पता है कि नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये एक थिंक टैग है गवर्नमेंट। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है ये। ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग आया। ठीक है, इसमें क्या है कि ग्रास रूट लेवल, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से रिसर्च, जैसे पंचायतों से लेके सेंटर तक बात को सुनना, ठीक है, उनकी प्लानिंग को सुनना, फिर उसके बाद सेंटर हमारी गवर्नमेंट बनाएगी आगे, मतलब कोई डिसीज़न लेगी आगे, कोई पॉलिसी बनाएगी। ये मैं इसका। फिर उसके बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1935 में। नेशनलाइज हुआ था 1949 में।
कौन सा कमीशन? रॉयल कमीशन, हिल्टन जंग कमीशन भी बोल सकते हैं हम इसको। फिर इसके कुछ आगे पॉइंट्स भी हैं। और ये क्या निकालता है? मॉनेटरी पॉलिसी को निकालता है। अब है एक्सेस ऑफ ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट एंड टोटल रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोरिंग। मतलब कि खर्चा गवर्नमेंट का ज़्यादा हो गया है, जितनी रिसीप्ट हुई है उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब टोटल हम देख रहे हैं। जब हम टोटल देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, इसके इम्पोर्टेंट हमने कल पढ़ी थी फिस्कल डेफिसिट। मतलब जब टोटल खर्चा गवर्नमेंट का हम देखते हैं वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू रिसिप्ट, लेकिन उसमें बोरिंग नहीं आती, तो ये आता है फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या आएगा? फिस्कल डेफिसिट, लेकिन इसमें जो हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ है उसको निकाल के जो डेफिसिट आता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट क्या होगा? कैपिटल की हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, एक रिसिप्ट साइड, एक एक्सपेंडिचर, है ना। एक रिसिप्ट वाली कैपिटल रिसिप्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए रिसिप्ट होता है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कैपिटल रिसिप्ट से, तो फिर कौन सा डेफिसिट होगा, कौन सा घाटा होगा? कैपिटल डेफिसिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा टैक्स जो है वो जीएसटी में इन्वॉल्व नहीं होता। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं सारे जीएसटी में, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स सारे होते हैं, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी होती है वो नहीं इन्वॉल्व होती। क्यों? क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट हुई होती है। ठीक है, जैसे कोई यूएसए की चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, तो ये नहीं होता। उसके बाद आपने सुना होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, ये पेपर में पूछा भी था। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब कि जो मार्केट को डंप, जैसे चाइना ने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, अपनी मार्केट में उसका रेट कितना है? 10 रुपये, लेकिन जब उसने इंडिया में इसको इम्पोर्ट किया, ठीक है, इंडिया में एक्सपोर्ट किया उसने, तो इंडिया में उसने सस्ता बेच दिया, 5 रुपये का बेच दिया, मतलब हमारी मार्केट में डंप कर दी। तो फिर हमारी गवर्नमेंट इसके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जैसे 5 रुपये की बेची है तो इसके प्रोडक्ट के ऊपर वो डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। जैसे 10 रुपये लगा देगी, मतलब 15 रुपये यहाँ पे हो जाएगी, कि अपनी मार्केट को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। उसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक होती है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ये काउंटर वैलिंग जो होती है वो कस्टम ड्यूटी का ही एक्सेस होता है, मतलब कस्टम ड्यूटी का ही ज़्यादा पार्ट। कस्टम ड्यूटी क्या थी? सपोज जैसे यूएसए से कोई मटेरियल आया यहाँ पे, यूएसए में भी 10 रुपये का है, ये लगती है प्रोडक्ट के ऊपर, काउंटर वैलिंग प्रोडक्ट के, ये 10 रुपये का है यहाँ पे, और इंडिया में भी इसका रेट 10 रुपये है। लेकिन जब ये इंडिया में आएगा तो वो काउंटर वैलिंग, मतलब थोड़ा इसको कॉस्टली करेंगे कि हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं उनके प्रोडक्ट में कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो ये 12 रुपये कर देंगे इसको। ठीक है, काउंटर वैलिंग क्या होगी कि इस पर 2 रुपये और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा के 14 रुपये का कर देंगे, मतलब बाहर की चीज़ें कॉस्टली कर देंगे जिससे हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं उनके प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट ना हो। एंटी डंपिंग और काउंटर वैलिंग में यही डिफरेंस है। एंटी डंपिंग जो होती है वो मार्केट को इफ़ेक्ट करती है, और काउंटर वैलिंग जो होती है वो प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, कैसे करती है? अब जैसे सपोज एंटी डंपिंग में चाइना ने कोई चीज़ बनाई है और इंडिया में उसने बेची है, ठीक है, अब उसकी अपनी मार्केट में उसका रेट कितना है? 10 रुपये, लेकिन वो अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए इंडिया में 5 रुपये की बेच रही है, सस्ती बेच रही है। लेकिन हमारी इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। ठीक है, जैसे 10 रुपये लगा देगी, मतलब कॉस्टली करके बेचेगी कि हमारी मार्केट को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, चाइना का माल ज़्यादा ना बिके। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट पे। काउंटर वैलिंग होती है जैसे मलेशिया ने या कोई और, उन्होंने अपने प्रोडक्ट भी यहाँ पे 10 रुपये का है, और जैसे कोई पेन बनाया है, पेन भेजा उन्होंने यहाँ पे, तो उसका रेट 10 रुपये है, और इंडिया में जो पेन है उसका भी 10 रुपये है रेट। लेकिन अब रेट तो सेम है ना, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो जब ये इंडिया में आएगा तो इंडिया वाले काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगा के इसको 12 रुपये का कर देंगे, कॉस्टली करेंगे, तो जो हम हमारे प्रोडक्ट पे इफ़ेक्ट ना करें। ठीक है,
हाउ मैनी करोड़ हैव बीन अलॉट फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ए 80 लाख हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना बोथ रूरल एंड अर्बन इन 2030। जो अभी बजट पेश हुआ उधर टारगेट था कि हमने 80 लाख घर बनाने हैं, है ना। कौन सी स्कीम के अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बीपीएल होल्डर होते हैं उनको घर बनाने के लिए पैसा देती है, पक्का मकान, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। तो अभी हमारे बजट में कितना पैसा एलोकेट किया हुआ है? 48,000। अब इसकी टाइम पीरियड भी, पहले ये 2022 तक था, ये स्कीम का टाइम पीरियड 2022 तक था, अब ये स्कीम 2024 तक हो गई है। और इसके लिए कितना फाइनेंस, कितना पैसा? 48,000 करोड़, ठीक है, इतना पैसा अलर्ट किया हुआ है। कौन सी योजना? आवास योजना। आवास योजना में क्या है कि जो बीपीएल होल्डर हैं उनको पक्का मकान बना के देना है, ठीक है, पक्का मकान बना के देना है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब इसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं इन्वॉल्व होता है, जैसे सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, ग्रांट टू स्टेट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डेवलपमेंट, एक नॉन डेवलपमेंट और एक डेवलपमेंट। हम जो डिफेंस का खर्चा होता है वो हम नॉन डेवलपमेंट में लेते हैं, डेवलपमेंट में नहीं लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज भी करता है ये। कौन सा? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हम नहीं लेते डिफेंस का खर्चा। जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन प्रेजेंट करता है? ये हमें पता है कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? हमारे निर्मला सीतारमन जी। रेलवे बजट और जनरल बजट एक्रॉड कमेटी से ये सेपरेट हो गया था। ये कब मर्ज हुआ था? 2017 और 18 में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब बोल रहे हैं फिस्कल पॉलिसी क्रिएट ए सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब रिसिप्ट ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, खर्चा कम होगा और रिसिप्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। डेफिसिट कब होगा? जब खर्चा ज़्यादा होगा और रिसिप्ट कम होगी। तो यहाँ पे रिसिप्ट मोर देन एक्सपेंडिचर, ये आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट। यूनियन बजट 2021 और 22 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो कितना है? फिस्कल डेफिसिट मतलब कि घाटा, ठीक है। घाटा मीन्स कि गवर्नमेंट का, जो इंडिया का खर्चा ज़्यादा और रिसिप्ट कम। तो कितना पॉइंट है ये? 6.8, ठीक है, 6.8। ये आप देखते रहना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इतना एस्टिमेट लगाया उन्होंने, 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कैपिटल डेफिसिट, बजट डेफिसिट और उसके बाद फिस्कल या रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका आंसर है बजट डेफिसिट। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? ये फिस्कल पॉलिसी रेफर टू यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसी। वही कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो वही हम फिस्कल पॉलिसी में देखते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, है ना। और सेकेंड है हमारा फिस्कल पॉलिसी मेजर यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी अचीव इन मैक्रो इकोनॉमिक गोल। ये भी सही बात है। मैक्रो इकोनॉमिक गोल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखती है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखती है, हमारे इंडिया की ग्रोथ को देखती है, ठीक है। कौन? फिस्कल पॉलिसी। प्राइस स्टेबिलिटी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फिस्कल पॉलिसी, ये बात भी सही है। प्राइस स्टेबिलिटी कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी देखती है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। मेजर पर्पस क्या होता है इसका? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, फुल एम्प्लॉयमेंट देना। मतलब जितना ज़्यादा खर्चा करेगी, जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इकोनॉमिक भी